Good afternoon, students. Now, today we will discuss the retrofitting of machinery buildings. हमने seismic एनालिसिस ऑफ मशीनरी बिल्डिंग डिस्कस किया था एज पर IS 4326। नाउ हम रेट्रोफिटिंग अगर मशीनरी बिल्डिंग्स है तो उसकी रेट्रोफिटिंग हम कैसे करेंगे। इंडिया में आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे आपके मशीनरी स्ट्रक्चर्स हैं। मशीनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो भी लोड्स जो बियर करता है वो आपकी मेन लोड बियर जो करता है स्ट्रक्चर का, वो आपकी वॉल करता है। वॉल के थ्रू आपकी लोड बियर। तो नाउ तो कम्स टू दी व्हाट इज रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग क्या होती है? तो इट इज अ टेक्निक फॉर अपग्रेड द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग और डैमेज स्ट्रक्चर। आपकी ये टेक्निक होती है, आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि आपकी अर्थक्वेक में आपकी डैमेज होगी, तो उस स्ट्रक्चर्स को पुनः स्ट्रेंथ उसकी अपग्रेड करने के लिए और उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं टू इनेबल इट टू सेफली विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक्स आता है तो उसमें वो बिल्डिंग जो है वो आपकी डैमेज ना हो। तो वो जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंग या डैमेज स्ट्रक्चर्स को पुनः उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। Now there are different techniques used for the retrofittings। retrofittings के लिए हमारी different techniques यूज होती है। मेन जो हमारी टेक्निक्स होती है, टू टाइप्स की आपकी टेक्निक। एक तो आपका होता है फर्स्ट वन जो होता है स्ट्रक्चरल या ग्लोबल रेट्रोफिटिंग। सेकेंड हमारी होती है मेंबर या लोकल रेट्रो। ग्लोबल रेट्रोफिटिंग में आपकी क्या होती है, पूरी हमारी जो भी स्ट्रक्चर्स है पूरे स्ट्रक्चर्स को ओवरऑल हम रेट्रोफिट करते हैं। और लोकल रेट्रोफिटिंग में क्या होती है, किसी पर्टिकुलर मेंबर्स, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स की आपकी बीम है, कॉलम्स है, फुटिंग है, स्लैब है, इंडिविजुअल मेंबर्स को अगर हम रेट्रोफिट करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है मेंबर और लोकल रेट्रोफिटिंग। और हियर यू कैन सी क्लियरली स्ट्रक्चरल और ग्लोबल रेट्रोफिटिंग। तो आपकी ये जो ग्लोबल रेट्रोफिटिंग होती है ये हमारे डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं। पहला आपका होता है एडिंग सियर वॉल। सियर वॉल हम उसमें ऐड कर दें, एडिंग इनफिल वॉल, एडिंग ब्रेसिंग्स, एडिंग विंग वॉल्स या बट्रेसेस, वॉल थिकनिंग, वॉल की थिकनेस को इंक्रीज कर दें, मास रिडक्शन, ओवरऑल स्ट्रक्चर का जो मास है उसको हम रिड्यूस कर दें, सप्लीमेंटल डैम्पिंग एंड बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशन हम प्रोवाइड कर दे स्ट्रक्चर्स के बेस पे। तो ये हमारी होती है ग्लोबली हम स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रेट्रोफिट कर देते हैं। नाउ कम्स टू दी मेंबर और लोकल रेट्रोफिटिंग। लोकल रेट्रोफिटिंग में क्या होती है, जैकेटिंग ऑफ बीम। इंडिविजुअल हमने जो भी बिल्डिंग्स है जो भी डैमेज हुए हैं उस बीम्स की हमने पार्ट्स बीम्स को ले लिया पूरे और उसको जैकेटिंग कर दी। जैकेटिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की हमने जैकेटिंग कर दी। जैकेटिंग ऑफ बीम कॉलम जॉइंट। सबसे ज़्यादा वीक जो आपका बिल्डिंग्स में आपकी वीकेस्ट पार्ट जो होता है वो बीम कॉलम जॉइंट होता है। तो जब भी हम बिल्डिंग्स की डिजाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा केयर हम करते हैं बीम कॉलम जॉइंट्स के लिए। वहाँ हम रेनफोर्समेंट जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट्स हम प्रोवाइड्स करते हैं। तो जैकेटिंग बीम कॉलम जॉइंट्स की जैकेटिंग कर दें या स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल फुटिंग। आपकी कोई इंडिविजुअल फुटिंग्स है उसकी हमने स्ट्रेंथनिंग कर दी। नाउ फेल्योर मैकेनिज्म ऑफ ए मशीनरी बिल्डिंग। जो भी आपके मशीनरी बिल्डिंग्स होती है उसमें आपके क्या क्या फेल्योर होते हैं ड्यू टू दिस सिस्मिक इफेक्ट। आपकी आउट ऑफ प्लेन फेल्योर, पूरा का पूरा आपका जो बिल्डिंग्स है जो उसकी प्लेन है, ये आपकी बिल्डिंग्स है तो पूरे आपकी प्लेन से आपकी फेल्योर होगी। पूरे इसकी पोजीशन जो है वो पूरा ही पोजीशन आपकी शिफ्ट हो जाता है। इन प्लेन फेल्योर, ये तो आपकी बिल्डिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है बट आपकी जो होती है फिर भी आपकी प्लेन ये जो होती है इन प्लेन में आपने फेल्योर हो जाती है। कनेक्शन फेल्योर, हमारा बीम कॉलम ज्वाइंट्स जो भी हैं तो हमारा जो भी कनेक्शंस होता है ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ हमारे फेल्योर हो जाती है। डाइफोग्राम फेल्योर, पॉन्डिंग,
पॉन्डिंग आपकी क्या होती है, जब हम बिल्डिंग्स के छत पे आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं रूफ पे क्या करते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं कि हमें कहीं और जाना ना पड़े, तो हम अपना जो है स्विमिंग, तो ये जब हम पॉन्डिंग कर देते हैं उसका हमने ओपन पार्ट्स होता है और उसका मास हमारा ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल जब मास आपके स्ट्रक्चर पे आता है तो वो अर्थक्वेक हॉरिजॉन्टल फोर्सेज को वो अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पूरी के पूरी बिल्डिंग्स हमारी पॉन्डिंग की वजह से फेल हो जाती है। नेक्स्ट, फेल्योर ड्यू टू ओपनिंग इन दी वॉल्स। वॉल्स में हमारी ओपनिंग जो होती है वहां से आपकी फेल हो जाती है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, ओपनिंग इसीलिए बताया गया है कोड में कि ओपनिंग जो है, ओपनिंग शुड भी ऐसी जगह हमें प्रोवाइड करें, कोशिश करना चाहिए हम मिड में प्रोवाइड करें। और अगर हमारी मशीनरी बिल्डिंग्स है तो ओपनिंग हमारी शुड बी स्मॉल। ओपनिंग की हाइट हमारी जो है 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। कई बार आपके क्या होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होते हैं उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग फेल हो जाती है। तो आउट ऑफ प्लान फेल्योर क्या होता है, इनएडिक्वेट एंकरेज ऑफ वॉल इनटू द रूफ डायफ्राम। लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी। यहाँ देख रहे हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ मशीनरी बिल्डिंग्स पुश्ड इन दी प्लेन ऑफ द वॉल। तो हमारी क्या होती है, जो भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम रूफ के साथ वॉल को प्रॉपर एंकरेज नहीं करते हैं तो हमारी जो वॉल है, ये वॉल आपकी पूरी की पूरी अपने प्लान से शिफ्ट हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं पुश्ड इन दी प्लान ऑफ दी वॉल। अगर अर्थक्वेक हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है तो वॉल जो है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, फेल होती है। और यहाँ आप देखेंगे टॉपिंग समटाइम्स हमारी क्या होती है, ये स्टैंडिंग वॉल है, ये ए वॉल है, ये आपकी बी वॉल है। तो जब अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में आ रही है तो वीक जो डायरेक्शन होता है जस्ट अर्थक्वेक की डायरेक्शन के आपकी अपोजिट होता है, हियर यू कैन क्लियरली सी। तो हमारी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स वॉल जो है वो टॉपिंग हो गई, पूरी पूरी गिर गई। ये हमारा फेल्योर क्यों होता है, लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी। मशीनरी जो होती है, मशीनरी स्ट्रक्चर जो होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कम होती है, और दूसरा हमने रूफ के साथ इसको प्रॉपर एंकरेज नहीं प्रोवाइड किया होता है। यहाँ भी आपका दिखाया गया है आउट ऑफ प्लान फेल्योर और इन प्लान फेल्योर और अर्थक्वेक फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। जब हमारी अर्थक्वेक फोर्सेज ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन, जब हमारी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में आती है तो इन प्लान फेल्योर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा आउट ऑफ प्लान में हमारी जो होती है पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है प्लान से ही आपकी हट जाती है। और इन प्लान में क्या होती है, इन प्लान में आपकी पोजीशन तो आपकी वहीं रहती है, बट हमारी जो है उसका पूरा वॉल जो है हमारा वो फेल हो जाता है। सो हमें उसको उससे बचाने के लिए, आउट ऑफ प्लान फेल्योर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लिंटेल बैंड प्रोवाइड करते हैं। विंडो और डोर्स के जो आपके ऊपर का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट को प्रोवाइड करते हैं, लिंटेल बैंड। नेक्स्ट आपका होता है रूफ बैंड। रूफ लेबल्स पे हमारी रूफ प्रोवाइड करने से पहले हम एक बैंड प्रोवाइड करते हैं, उसको रूफ बैंड बोलते हैं। प्लिंथ बैंड आपकी ग्राउंड सरफेस से जस्ट ऊपर जो होती है वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट डाल के कंक्रीटिंग करते हैं, तो वो आपकी होती है प्लिंथ बैंड। और आपकी उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ओपनिंग होती है ओपनिंग के आपके चारों तरफ हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डोर की ओपनिंग हो चाहे हमारी वो विंडो की ओपनिंग हो। अगर हमारा रूफ ट्रस है तो आपकी गैबल बैंड्स हम प्रोवाइड्स करते हैं, ये आपकी रेनफोर्समेंट जो है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ प्रोवाइड्स करते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कोई मशीनरी बिल्डिंग्स हैं, तो मशीनरी बिल्डिंग्स में आपकी यहाँ शो किया गया है कि यहाँ देखिए हमने प्लिंथ बैंड प्रोवाइड किया, गुड कनेक्शन बिटवीन वॉल्स एंड फाउंडेशन। तो अगर हम प्लिंथ बैंड प्रोवाइड करेंगे तो फाउंडेशन और जो आपकी
वॉल है उसके साथ गुड कनेक्शन हो जाएगा। और वॉल में हम कोशिश करते हैं स्मॉल ओपनिंग रखने का, और उसके बाद से हम क्या करते हैं वॉल में विंडो और डोर के जस्ट ऊपर जो है लिंटल बैंड प्रोवाइड करते हैं। ये आपका क्या करती है, गुड कनेक्शन बिटवीन ऑर्थोगोनल वॉल, जो आपकी ऑर्थोगोनल्स वॉल होती है उनके बीच में हमारी जो है अच्छा कनेक्शन बनाती है। नेक्स्ट ये आपकी रूफ है, रूफ के नीचे आप देख रहे हैं रूफ बैंड, गुड कनेक्शन बिटवीन रूफ एंड वॉल। तो ये जो है अगर ये हम प्रोवाइड्स करते हैं तो इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स आपकी एक दूसरे से हमारी कनेक्टेड रहती है। तो ये आपकी बिल्डिंग्स वॉल आउट ऑफ प्लान फेल्योर और इन प्लान में आपकी फेल नहीं होती। नेक्स्ट आपकी होती है इन प्लान फेल्योर। इन प्लान फेल्योर क्या होती है, इन प्लान फेल्योर्स ऑफ वॉल in unreinforced machinery structures are due to the excessive bending or shear. Commonly it leads to form a double diagonal shear cracking. इसमें आपकी क्या होती है, वॉल्स तो अपनी पोजीशन में रहती है, पोजीशन से आपकी हटती नहीं है, बट आपकी जो थी इसमें मल्टीपल वॉल्स में आपके क्रैक्स आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्रैक्स वो डेवलप जो होते हैं वो आपकी जो भी हमारी ओपनिंग होती है, ओपनिंग के पास आपके सबसे ज़्यादा क्रैक्स हमारे डेवलप्स होते हैं। ये क्रैक्स हमारी ड्यू टू दी बेंडिंग और शियर की वजह से डेवलप होते हैं। इन प्लान फेल्योर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिखाए गए हैं। वर्टिकल क्रैक्स ऑन ओपनिंग, ओपनिंग के पास हमारी वर्टिकल क्रैक्स आ जाती है। डायगोनल शियर क्रैक्स ऑन पैरापेट्स एंड इन डोर्स एंड विंडो लिंटल, जो भी हमारी डोर्स और विंडो की लिंटल्स होती है, यहाँ देखिए यहाँ हमने प्रोवाइड नहीं किया लिंटल बैंड, और हमारी ओपनिंग जो है वो ज़्यादा रखा है, इस वजह से हमारी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वॉल है, ये सबसे ज़्यादा फेल हुई है। डायगोनल शियर क्रैक्स इन द मशीनरी पियर्स बिटवीन ओपनिंग्स, डायगोनल आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग्स के पास। क्रशिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ वॉल ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेस, ये जो आपकी जो होती है कॉर्नर्स के पास हमारी जो कंक्रीट होती है वो हमारी क्रश हो जाती है। यू कैन सी horizontal flexure cracks on top and base of the machinery piers, vertical cracks at wall intersection, वॉल के इंटरसेक्शन के पास हमारी वर्टिकल क्रैक्स यहाँ आप देख रहे हैं आ गई है। पासिंग थ्रू वर्टिकल क्रैक्स एट वॉल इंटरसेक्शन, स्पॉइलिंग ऑफ मटेरियल द लोकेशन ऑफ फ्लोर बीम ड्यू टू पॉन्डिंग, सेपरेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ द इंटरसेक्शन जोन ऑफ टू कॉर्नर्स वॉल्स। कई बार क्या होती है, दो कॉर्नर्स वॉल्स के बीच में हमारी क्या होती है, सेपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपका होता है कनेक्शन फेल्योर। कनेक्शन फेल्योर क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ फेल्योर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायगोनल क्रैक्स डिस्पोज्ड ऑन बोथ द वॉल्स एजेज कॉजिंग सेपरेशन एंड कोलैप्स ऑफ द कॉर्नर जोन। तो जो भी हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्शन आपकी ओपन हो जाती है। तो इसमें हमारी जो कनेक्शन है, जैसे ये आपकी देख रहे हैं हम मशीनरी स्ट्रक्चर्स है, ये आपके चारों वॉल दिखा रहे हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आपकी जो होती है डायगोनल क्रैक्स आपकी आती है, जिसकी वजह से आपकी ये जो होती है ये दोनों वॉल्स हमारे अलग हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेज आपकी इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, अर्थक्वेक आपकी अगर इस डायरेक्शन में लग रही होगी तो हमारा जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड मोशन हमारी जो होगी वो इंटरनल फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में होगी। तो नो शियर ट्रांसफर कनेक्शन, यहाँ हमने कोई कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जिससे कि हमारी जो भी शियर फोर्स आपकी डेवलप हो रही है उसको वो बियर कर सकते। तो यहाँ इस वजह से क्या होगा, फेल्योर ऑफ मशीनरी वॉल्स, जो भी हमारा मशीनरी वॉल्स होगा वो आपकी फेल हो जाएगी। क्रैकिंग ऑफ मशीनरी वॉल्स, मशीनरी वॉल्स में यहाँ देख रहे हैं ये ओपनिंग जो है, ओपनिंग के पास आपकी इन बिटवीन ओपनिंग आपकी ये क्रैक्स आ गए हैं। हियर यू कैन सी, ये आपकी कोई मशीनरी बिल्डिंग्स है, तो मशीनरी बिल्डिंग्स में आप देख रहे हैं कि अर्थक्वेक की वजह से हमारी ये जो वॉल्स के आपके कॉर्नर्स जो है, ज्वाइंट्स जो है, यहाँ पे कनेक्शन हमने नहीं प्रोवाइड किया, तो यहाँ कनेक्शन से ही आपकी ये फेल हो गई है। नाउ डायफ्राग्राम फेल्यूर, डायफ्राग्राम फेल्यूर इज ए रेयर फिनोमिना इन द इवेंट ऑफ सिस्मिक मोशन, ये हमारी रेयर फिनोमिना होती है सिस्मिक मोशन के समय। इन प्लेन रोटेशन ऑफ द डायफ्राग्राम एंड्स एंड अब्सेंस ऑफ गुड शियर ट्रांसफर बिटवीन डायफ्राग्राम एंड रिएक्शन वॉल अकाउंट फॉर डैमेज एट कॉर्नर ऑफ द वॉल। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी कॉर्नर वॉल की जो कॉर्नर होती है वो आपकी फेल हो जाती है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं नो शियर ट्रांसफर कनेक्शन हमने यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं किया है। एडिंग ऑफ शियर बोल्ट्स नीडेड ही है। तो अगर हम यहाँ शियर बोल्ट्स को ऐड कर देते वॉल्स के आपके कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमारी जो है फेल नहीं होती। तो यहाँ से आपकी देखेंगे ये पूरी की पूरी वॉल्स जो है, यहाँ देख रहे हैं आप, अर्थक्वेक मोशन इस डायरेक्शन में, तो इंटरनल फोर्स आपकी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इसकी वजह से हमारे क्या है, डायफ्राम न प्रोवाइड कर शियर फेल्योर ऑफ मशीनरी वॉल्स हमारी यहाँ दिखाई गई है। उसी का अगर हम डिटेल में देखें तो ये है, एक वॉल जो है पूरा का पूरा आपकी फेल हो गई है। नेक्स्ट, पॉन्डिंग। When adjacent roof level of the two buildings and vertical bricks wall faces flush with one another, the ponding action causing structural distress due to out of plane vibration। अगर आपकी आसपास दो बिल्डिंग्स बनी हुई है और जिसका रूफ लेवल जो है तो दो बिल्डिंग्स की आपकी सेम लेवल्स पे अगर बनी हुई है तो और हमारी जो है वर्टिकल वॉल्स एक दूसरे से आपकी फेस पे हैं, तो बॉन्डिंग एक्शन आपकी वहाँ पे जनरेट होती है। तो जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, ये आपका पूरा एरिया एक, तो यहाँ पे हमारी जो क्रैक्स आपकी जो होंगी दोनों वॉल्स में क्रैक्स आपकी डेवलप होगी। वर्टिकल क्रैक्स इन दी एडजेसेंट वॉल और डायगोनल क्रैक्स ड्यू टू डिफरेंट लेवल इन दी स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर आपकी रूफ टाइप्स की है, एक सिंपल है। तो जब आपकी इस टाइप्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रूफ लेवल में आपका डिफरेंसेज आएगा। तो ये जो आपका होगा, ये फोर्सेज जो अर्थक्वेक फोर्सेज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जब फोर्सेज आएंगे। और या तो यहाँ अगर अर्थक्वेक फोर्सेज आपकी इस डायरेक्शन में आ रही हैं तो ये आपकी इस बिल्डिंग्स पे जाएगी, तो ये फिर अगेन आपकी जो रिवर्स पास करेगा, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये क्रैक्स डेवलप हो जाती है। नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेल्यूर, पैरापेट वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, ममटी, water tanks, projection and staircase are non-structural elements behave like cantilever if they remain unrestrained and are subjected to greater amplification as compared to ground motion become prone to failure। अगर हमारी ये सब जो है पैरापेट वॉल जो है छत के चारों तरफ जो हम बनाते हैं, ये आपकी पार्टीशन वॉल है, वाटर टैंक है, स्टेयर केस है, इसमें अगर हमारा ग्रेटर एम्प्लीफिकेशन का अर्थक्वेक अगर अर्थक्वेक हमारी हायर इंटेंसिटी की आती है और उसको जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है उसको हमने उस लोड्स के लिए डिजाइन नहीं किया है, तो वो जो पोर्शन होते हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं, ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। नाउ मशीनरी क्रैकिंग्स जो होती हैं उसको हम ग्रेड में डिफरेंट ग्रेड में डिफाइन किए गए हैं, डैमेज लेवल और डिफिनीशन फॉर लोड बियरिंग मशीनरी। अगर वो G0 है तो अनडैमेज, नो विजिबल डैमेज, तो उस मशीनरी स्ट्रक्चर्स में आपकी जो होगी कोई विजिबल डैमेज नहीं होगी। अगर G1 ग्रेड क्रैक्स है तो स्लाइट डैमेज होगी, हेयर लाइन क्रैक्स, बहुत माइन्यूट सा हेयर लाइन क्रैक्स में दिखेगी। अगर G2 ग्रेड की है तो मॉडरेट डैमेज, क्रैक्स 5 to 20 mm। अगर आपकी G3 है तो हैवी डैमेज, क्रैक्स 20 mm या वॉल मटेरियल डिसलोज। इसमें आपका क्या होता है, वॉल के मटेरियल जो होते हैं वो आपके बाहर ही निकल जाते हैं। G4 पार्टीशन डिस्ट्रक्शन, पार्शियल डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंडिविजुअल वॉल मटेरियल और रूफ सपोर्ट। इस केस में हमारी क्या होती है, या तो आपका पूरा वॉल डैमेज हो जाता है या हमारा रूफ का जो सपोर्ट्स है वो डैमेज होता है। G5 ग्रेड कोलैप्स, मोर देन वन वॉल कोलैप्स या मोर देन हाफ ऑफ रूफ, इसमें आपका एक से ज़्यादा वॉल डैमेज हो जाते हैं या आपकी आधे से ज़्यादा पूरी की पूरी छत ही डैमेज हो जाती है। नाउ अब इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे, ये तो अभी तक आपने देखा कि मशीनरी स्ट्रक्चर में फेल्योर किस किस टाइप्स के होते हैं। नाउ हाउ यू कैन रिपेयर या रेट्रोफिट
तो रिपेयरिंग टेक्निक्स ऑफ मशीनरी वॉल्स हम क्या करते हैं, एक तो आपकी ये जो भी क्रैक्स आए हैं, अगर ये रिपेयर ऑफ G0 और G1 ग्रेड क्रैकिंग, इसमें हमारी नो डैमेज या आपकी हेयर लाइन क्रैक्स हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्राउट या इपॉक्सी इंजेक्शन इन क्रैक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन इपॉक्सी से आपकी क्या करते हैं, उसको क्रैक्स को फिल कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, इपॉक्सी जो होती है वो, तो जो भी क्रैक्स आपके होते हैं वो हमारी फिल हो जाती हैं। सबसे पहले प्लास्टर रिमूव करते हैं, फिर क्रैक सील आफ्टर क्रैकिंग, ग्राउट पोर से आपकी मोर्टार का मिक्सर हम उसके अंदर फिल कर देते हैं और जो क्रैक्स है उसको फिल करते हैं, फिर वी ग्रूफ ज्वाइंट्स बनाते हैं और सीमेंट मोर्टार एंड फ्लैट स्टोन चिप्स उसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ आपने देखा ये वॉल है, तो सबसे पहले हमने प्लास्टरिंग को रिमूव की, फिर क्या किया, क्रैक्स को हम जो है इसके अंदर मोटार का मिक्सर भर देंगे, उसके बाद से इसको अगेन प्लास्टरिंग कर देंगे। या आपके पास सेकेंड जो होती है, अगर ये तो सिंपल आपकी हेयर लाइन क्रैक्स या माइन्यूट सा क्रैक है, आपकी वॉल आपकी पूरी वैसी है, तो सेकेंड हम क्या करते हैं, अगर उस वॉल को हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आपकी क्रैक्स आई हुई थी, अर्थक्वेक की वजह से ये आपकी क्रैक्स आई हुई थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ की हम प्लास्टरिंग को रिमूव करेंगे और वहाँ की जो भी आपकी प्लास्टरिंग के साथ साथ जो भी हमारे ब्रिक्स है उसको रिमूव किए। हमने फिर क्या किया, वायर मेश वहाँ पे पुट कर दिया, वायर मेश वहाँ लगा दिया, ये जो आपकी देख रहे हैं ये वायर मेश है। वायर मेश लगाने के बाद से हम क्या करते हैं, उसमें हम सीमेंट और सैंड मोर्टार का मिक्सर या कंक्रीट उसके अंदर फिल कर देते हैं, जिससे कि हमारी इस वॉल की पूरी वॉल्स को हम क्या कर दिए, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर दिए। या आपकी कोई ऐसी वॉल्स हैं, एक तो ये आपका हो गया, एक ही वॉल्स है यहाँ, उसमें आपकी इसमें वर्टिकल क्रैक्स, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आई है तो क्या किया हमने, इसके दोनों साइड्स पे हमने वायर मेश लगा दिया, उसके बाद से हम इसमें मोटार मिक्सर इसमें फिल कर दिया और यहाँ क्लैम्प कर दिया दोनों एंड से। इसको जब ये लगाएंगे मैश वायर मैश, तो इसको क्लैम्प करना पड़ेगा, देन हम मोटार मिक्स कर देंगे, तो इससे हमारी जो है उसको हमने स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर दिए। या तो क्या होता है, हम इसमें ब्रेसिंग, पैरापेट ब्रेसिंग कर देते हैं। या आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथिंग ऑफ वॉल बाय प्री स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेस मटेरियल्स यूज करके हम उसमें स्ट्रेंथिंग कर देते हैं। या तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वॉल में क्या किया, प्री स्ट्रेस यूज किया, प्री स्ट्रेस के बाद से इसको एंकर प्लेट से हमने बांध दिया, देन जो है इसको हमने मोटार मिक्सर से वो कर दिया, फिल कर दिया। या तो हमारी जो होती है, अगर ये आपके क्रैक्स आए हैं विंडो के पास, हमारे अगर क्रैक्स वगैरह आए हैं, तो इस वॉल्स को हमें स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, विंडो के आपके दोनों साइड्स हम ये आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ ये अब कंक्रीट और सीमेंट और सैंड मोटार मिक्सर, और यहाँ मोटार मिक्सर हमने फिल कर दिया। स्ट्रेंथिंग मशीनरी विथ रेनफोर्स कंक्रीट अराउंड ओपनिंग, जो भी ओपनिंग है उसके चारों तरफ हमने इसको रेनफोर्स कंक्रीट से स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर दिया, और जो बार यूज करते हैं कम से कम आपकी 8 MFI की यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी होती है, एक और ही वॉल हम वहाँ बना दें, न्यू वॉल का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर ये आपकी एग्जिस्टिंग वॉल है, पहले से आपकी ये स्टोन्स की कोई वॉल थी, इसमें क्रैक्स आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक उसको सपोर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं ब्रिक की हमने न्यू वॉल बना दी, और यहाँ हमने इस वॉल को पहले यहाँ अंदर से एक कॉलम बनाया और फिर उसके बाद हमने इसको कनेक्शन दिया है, कनेक्शन, ताकि ये वॉल और ये वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, और न्यू वॉल का हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। नेक्स्ट आपका होता है
एडिंग शियर वॉल, शियर वॉल ऐड कर देते हैं। तो हम सबसे पहले आपकी जो है, जो भी वॉल डैमेज हुई है वहाँ के एक सर्टेन जो भी हमारा क्रैक्स वगैरह है, उस क्रैक्स के एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ क्या प्लास्टरिंग रिमूव करेंगे और वहाँ की ब्रिक्स को रिमूव करेंगे। और देन हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट्स आपकी जो है केजिंग करेंगे, और पूरी की पूरी वो जो ये हमने पोर्शन को रिमूव किया उसको कंक्रीट से बना देंगे। तो वो आपकी हो गई, हमने शियर वॉल बना दिया। शियर वॉल इज ए वर्टिकल वॉल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर, और वो हमारी रेनफोर्स की कंक्रीट वॉल होती है। या आपकी होती है बेस आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। तो ये आपकी कोई बिल्डिंग्स है, अगर ये फिक्स बेस हमने है तो जब भी हमारा ग्राउंड का मूवमेंट होगा तो बिल्डिंग्स आपकी जो है वो आपकी मूव करेगी। आपने जब मूवमेंट होगा, अर्थक्वेक आएंगे तो आपकी बिल्डिंग्स में आपकी ऐसे मूवमेंट होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अर्थक्वेक जाने के बाद से भी बिल्डिंग्स अपने पोजीशन में आ जाए। तो अगर हम यहाँ बॉटम पे आपकी बेस आइसोलेशन बियरिंग प्लेट्स होते हैं, रबर्स के होते हैं, तो आपकी जो होती है जब अर्थक्वेक आएगा तो ये आपकी मूव करेगा, लेकिन जैसे अर्थक्वेक चला गया तो अपने ये पोजीशन पे फिर ये जो रबर पैड्स होते हैं ये हमारे फिर से अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। ये देखिए अर्थक्वेक की वजह से पूरी की पूरी आपकी ये टिल्ट हो गई, और ये हमने यहाँ बेस आइसोलेशन प्रोवाइड किया, तो बिल्डिंग्स आपकी वैसी की वैसी है। नेक्स्ट आपकी होती है आरसी बिल्डिंग रेट्रोफिट बाय स्टील ब्रेसिंग। हम क्या करते हैं, आपकी जो भी स्टील्स की आउटर साइड से हम ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जब स्टील्स की ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी वॉल की जो है स्ट्रेंथन हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं रेनफोर्स मशीनरी आपकी है। तो यहाँ जब हम वॉल बना रहे हैं तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस हाइट हम इसमें कंक्रीटिंग कर दिए हैं, और रेनफोर्समेंट, दो रेनफोर्समेंट आप देख रहे हैं, रेनफोर्समेंट की केजिंग और सर्टेन स्पेसिंग डाल दिया है। तो जब अर्थक्वेक्स आएगा तो ये हमारी बिल्डिंग्स जो है फेल नहीं होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो वॉल है इस वॉल में हम रेनफोर्समेंट केज लगा के फिर उसकी प्लास्टरिंग कर देते हैं। एक वायर मेश लगा के उसकी हम प्लास्टरिंग कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं ये हमारी कोई स्ट्रक्चर थी जो फेल हो गई थी। अब यहाँ हमने क्या किया, पूरा का एक वायर मेश पर सब प्लास्टरिंग को रिमूव करके पूरी की पूरी वॉल में वायर मेश पुट कर दिया। वायर मेश पुट करने के बाद से अगेन हम इसको मोटार से प्लास्टर कर दें। इम्प्लीमेंट ऑफ पीपी बैंड मेथड ऑफ रेट्रोफिटिंग इन काठमांडू वैली एंड एंकरेज थ्रू आउट द वॉल, और पूरे वॉल को जगह जगह हमने एंकरेज कर दिया था। नेक्स्ट, retrofitting option with full jacketing in outer wall surface and split and bandage system in inner wall surface। तो हमारे पूरी की पूरी वॉल्स को हम जैकेटिंग कर सकते हैं। जो आपकी अगर ये हमारी ब्रिक्स की वॉल है तो पूरे वॉल्स में पहले प्लास्टरिंग को रिमूव करके हम पूरे वॉल्स में एक रेनफोर्समेंट्स डाल देंगे, रेनफोर्समेंट की केजिंग डाल देंगे, और फिर उसकी हम प्लास्टरिंग कर देंगे जो ये आउटर वॉल के लिए। और इनर वॉल में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसकी हम मोटार से प्लास्टरिंग कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैकेटिंग क्या होती है, मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग्स कॉलम। ये हमारी जैकेटिंग सबसे आपकी कॉमन मेथड्स है और सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। जैकेटिंग हमारे कई टाइप्स की होती है। एक तो आपकी होती है स्टील जैकेटिंग, पूरी की पूरी अगर वॉल्स को हमें स्ट्रेंथन करना है तो वॉल्स के चारों तरफ, सॉरी कॉलम्स को करना है तो कॉलम के चारों तरफ हम स्टील की जो प्लेट्स आती है उसकी जैकेटिंग प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपकी होती है उसको पूरे स्टील से हम कवर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है रेनफोर्स कंक्रीट जैकेटिंग। हम आउटर मटेरियल्स को हटा के फिर अगेन उसमें रेनफोर्समेंट डाल के और फिर उसकी जैकेटिंग कर देते हैं। रेनफोर्स पॉलीमर कंपोजिट जैकेटिंग, एक आपकी आती है फाइबर कंपोजिट आती है, उससे आपकी जो होती है एक पतली सी आपकी क्लॉथ टाइप्स की सीट होती है, उसमें इपॉक्सी लगा के हम उसकी जैकेटिंग कर देते हैं तो उसके बाद से वो हार्ड हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ हमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ जैकेटिंग
टू इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और टू इंक्रीज कंक्रीट कन्फॉर्मेंट। यहाँ आप देख रहे हैं जैकेटिंग अगर कर रहे हैं तो जैकेटिंग हम कैसे करते हैं। ये आपकी कोई कॉलम्स है, पहले से ये कोई कॉलम्स थी, कॉलम्स की हम जैकेटिंग कर रहे हैं कंक्रीट से। तो हम सबसे पहले क्या किए, रेनफोर्समेंट्स की केजिंग बना दिए, और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर पूरा का पूरा हम कंक्रीट फिल कर देंगे। वो जो कंक्रीट की ग्रेड होनी चाहिए वो इनर से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारी एग्जिस्टिंग कॉलम अंदर वाली है, और ये हम जैकेटिंग कर रहे हैं, ये जो बाहर से कर रहे हैं। बीम की जैकेटिंग हम कर सकते हैं। बीम की जैकेटिंग के लिए हमें क्या करना होता है, बीम की जैकेटिंग के लिए हमें पूरा का पूरा कॉलम्स लेके हमें बीम्स को सिमिलर वे में हम जैकेटिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विथ रूफ। नाउ इंडियन कोड्स फॉर अर्थक्वेक डिजाइन के लिए हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, IS 1893/2002 पार्ट 1 जो है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, पार्ट 1 जनरल प्रोविजन एंड बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस। एक तो आपकी होती है 1893/2002। नेक्स्ट आपकी होती है मशीनरी के लिए IS 4326 1993 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ये हमारी मशीनरी स्ट्रक्चर्स के लिए होती है। नेक्स्ट हमारी होती है डक्टिलिटी के लिए, RC स्ट्रक्चर्स के लिए IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। नेक्स्ट हमारी होती है रेट्रोफिटिंग्स के लिए भी आपकी एक कोड आ गई है, IS 13935 रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। नेक्स्ट आपकी है 13828 इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मशीनरी बिल्डिंग्स। नेक्स्ट 13827 इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ अर्थक्वेक earthen buildings. Now what are the conclusion drawn after completing this PPT? Seismic retrofitting is a suitable technology for protection of a variety of structure. ऐसा क्योंकि हम रेट्रोफिटिंग जो होता है ये हमारी चीप प्रोसेस होती है एज कम्पेयर टू हम पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को कोलैप्स करके वहाँ जब नई बिल्डिंग्स बनाए तो वो हमारा जो होगा कॉस्टली होगा। जबकि रेट्रोफिटिंग अगर हम कर दें, बिल्डिंग्स में आपके कुछ ही डैमेज हैं, वो कुछ वॉल्स डैमेज हैं, या मे बी आपके एक दो कॉलम्स डैमेज होंगी या बीम डैमेज होगी, तो रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं अगर, तो रेट्रोफिटिंग जहाँ पॉसिबल होता है हम उसको कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को रेट्रोफिट के द्वारा हम उसको अगेन पुनः एग्जिस्ट उसको वो कर सकते हैं। इट हैज़ मैच्योर्ड इन द रिसेंट ईयर टू ए हाईली रिलायबल टेक्नोलॉजी। आज के डेट में हमारी सबसे ज़्यादा ये मेथड्स यूज हो रहे हैं रेट्रोफिटिंग का, बट द एक्सपर्टाइज नीड they are not available in basic level. The main challenge is to achieve a desired performance level at a minimum cost, which can be achieved थ्रू ए डिटेल नॉन लीनियर एनालिसिस। हमारा जो मेन चैलेंज क्या होता है कि बिल्डिंग्स आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और हमारी जो कॉस्ट हो बिल्डिंग की वो आपकी मिनिमम। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर नीडेड टू नो द मोस्ट एफिशिएंट रेट्रोफिट फॉर ए particular structure. Proper design codes are needed to be published as code of practice for प्रोफेशनल। तो इसके लिए हमारे प्रॉपर डिजाइन कोड्स को फॉलो करना चाहिए जब हमें रेट्रोफिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से ही रेट्रोफिटिंग कर देंगे। तो रेट्रोफिटिंग के लिए हमारी जो होनी चाहिए, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोड्स है, तो उस कोड्स के अकॉर्डिंग क्या कोड्स में क्या प्रोविजन है, कैसे हम रेट्रोफिट कर सकते हैं, तो ही हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वो पेशेंस।